हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर समाप्त कर दिए थे। तो हम बोले थे कि इतिहास एक नया पाठ शुरू होने वाला है। तो आज नया पाठ लेकर आए हैं इतिहास का। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वास्तव में इतिहास क्या है। तो इतिहास हम लोग समझते हैं और लोग बोलते हैं कि ये अव्यवहारिक विषय है, हमारे जीवन में इसका कोई उपयोग नहीं है। लेकिन मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि हमारे जीवन में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो चलिए विद्यार्थी समझ लेते हैं इतिहास। ठीक, इति का अर्थ होता है ऐसा, अवश्य ही, और हास का अर्थ होता है घटित होना, यानी कोई भी घटना घटता है तो उसके पीछे कारण होता है, उसके पीछे बहुत सारा रीजन होता है। तो वही रीजन को हम लोग दोबारा दोहरा देते हैं तो वो क्या कहलाता है? इतिहास है। यानी मूल इससे मूल निकल कर आता है कि बीती हुई काल को जब वर्तमान में जिक्र किया जाता है वो क्या है? इतिहास है। विद्यार्थी, वो क्या है? इतिहास है। जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को ये घटना घट गया है, लेकिन हम लोग वर्तमान में जिक्र कर रहे हैं, वर्तमान में उस घटना को व्यक्त कर रहे हैं। तो वही घटना व्यक्त करना क्या है? इतिहास है। लेकिन ये हमारे इतिहास का मूल परिभाषा अच्छा परिभाषा नहीं है। अब हम लोग समझते हैं, अच्छे परिभाषा समझ लेते हैं जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी दिए हैं। और ये हमारे देश का उपराष्ट्रपति भी है। इनके समारोह में 5 सितंबर को हम लोग जल दिवस के रूप में, शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलिए इनके दिए हुए परिभाषा को हम लोग समझते हैं कि वास्तव में इतिहास क्या है। हमारे जीवन में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। एग्जाम छोटा हो या बड़ा हो, इतिहास का महत्व है। छोटे एग्जाम से लेके IAS के एग्जाम तक इसका महत्व दिया गया है। तो इतिहास एक मूल कल्पना है विद्यार्थी, समझे? ये कल्पना है। तो जरा हम लोग समझ लेते हैं इतिहास क्या है। तो इतिहास सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी दिए हैं अतीत और वर्तमान के बीच चल रहा सतत निरंतर सतत एक संवाद होता है। समझे विद्यार्थी? यानी उन्होंने बताया कि अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चल रहा सतत एक संवाद होता है। यानी अतीत में जो घटना घट चुका है वही वर्तमान में हम लोग जिक्र करते हैं, ये भी क्या है? इतिहास है। तो जरा हम लोग समझ लेते हैं प्रेजेंट यानी अतीत, वर्तमान और भविष्य। विद्यार्थी, भविष्य यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यानी हम लोग अपने पर समझ लेते हैं, क्योंकि हम आपको बताए हैं
कि हमारे जीवन में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो अपने जीवन में देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि अतीत मतलब होता है बीता हुआ कल। विद्यार्थी, अतीत मतलब क्या होता है? बीता हुआ कल, वो समय बीत चुका है। जैसे मान लीजिए कि आप 10th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, पहले 9th क्लास में पढ़ते थे, तो अतीत में यानी 9th क्लास में आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे थे, तो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे थे तो आपका रिजल्ट जो आया 0 आ गया विद्यार्थी, 0 आ गया। तो आप जब 10th क्लास में गए यानी वर्तमान में 10th क्लास में गए तो आप पढ़ाई अपना शुरू कर दिए, समझ में आया ना? तो आप अपना पढ़ाई शुरू कर दिए। तो अब हम लोग डेवलपमेंट जानते हैं कि कितना विकसित हुए। तो वर्तमान में अपना पढ़ाई आप शुरू कर दिए हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। ये जानकारी हमको कब होगा कि हम पढ़ाई अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो हमको अतीत में जाना पड़ेगा ना विद्यार्थी, अतीत में जाना पड़ेगा। तो यही अतीत में जाना पड़ेगा तो क्या जानेंगे कि हम कितना विकसित हो चुके हैं ना विद्यार्थी। यानी इसका अर्थ यही हुआ कि जब हम लोग अतीत की गलतियों से सीख ले लेते हैं, जब हम लोग अतीत की गलतियों से सीख ले लेते हैं तो वर्तमान में बेहतर परिणाम प्राप्त होता है। यानी 9th क्लास में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे थे और 10th क्लास में जब ही गए पढ़ाई अच्छे से करना शुरू कर दिए। अब विद्यार्थी देखिए क्या होता है, जब हम लोग वर्तमान में अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर दिए तो भविष्य में बेहतर परिणाम प्राप्त होगा, नहीं होगा? यानी आने वाले टाइम में वर्तमान में हमारे जीवन में सुधार होने लगा तो भविष्य में बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। कोई दिक्कत? जैसे देखिए अतीत में 9th क्लास में थे, अच्छे से पढ़ाई नहीं किए, वर्तमान में एग्जाम दिए, 0 नंबर आ गया, लेकिन अतीत की गलतियों से सीख ले लिए कि अब हमको इस तरह की गलतियां यदि करते हैं तो हमारा परिणाम इस प्रकार आता है। तो वही वर्तमान में अगर हम लोग अपने जीवन में सुधार लाएं तो भविष्य में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। जब आप मैट्रिक एग्जाम दे देंगे, इंटर के लिए पढ़ेंगे तो इंटर आपका मूल हो जाएगा, इंटर आपका क्या होगा? वर्तमान हो जाएगा। अगर इंटर में अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो भविष्य में बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। यानी कहने का मतलब कि आने वाले टाइम में उसमें भी आपका अच्छा मार्क्स आएगा। एक ऐसा टाइम आएगा कि अपने जीवन को सुधारने के लिए आप बहुत अच्छे जॉब कर पाएंगे। यदि ईमानदारी से आप पढ़ाई किए हैं तो जॉब कर पाएंगे। तो समझ में आया ना? इसी को इतिहास बोलते हैं। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी यही बोले हैं कि अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चल रहा सतत एक संवाद होता है ना। हम लोग इसी पर चर्चा करते हैं। यही क्या है? यही इतिहास है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हमारे जीवन में अब समझ में आया ना कि हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है? तो सोशल साइंस का जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसमें एक भाग और होता है इतिहास, हिस्ट्री होता है, जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी इसको कहा जाए तो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट प्रोसेस बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। समझे? कंटिन्यूअस डेवलपमेंट प्रोसेस बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, यानी अतीत और वर्तमान के बीच चल रहा सतत निरंतर एक क्या होता है? संवाद होता है। यही क्या होता है? इतिहास कहलाता है। अब जान लेते हैं हम लोग कि इतिहास के जन्मदाता कौन है। तो इतिहास के जन्मदाता हेरोडोटस को माना जाता है। समझे विद्यार्थी? इतिहास के जन्मदाता किसे माना जाता है? हेरोडोटस। चलिए अब हम लोग डीप में नहीं जाएंगे और हम लोग अपने विषय वस्तु पर आते हैं। तो जरा हम लोग समझ लेते हैं राष्ट्रवाद। देखिए राष्ट्रवाद की परिभाषा जो है पूछ लिया जाता है हमेशा। इस बार भी पूछा गया था, हो सकता है इस बार भी आ जाए कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। तो आपको टॉपिक वाइज पढ़ाते जाएंगे, वो समझ लीजिए कि वो क्वेश्चन हुआ। समझ में आया ना? इसलिए अच्छे से आपको पढ़ाई करना है और अच्छे से समझना भी है।
तो राष्ट्रवाद हम लोग समझ लेते हैं क्योंकि ये पिछले क्लास में पिछले एग्जाम में आया भी था। तो देखिए, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें देश के भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का भावना प्रकट करती है। यानी राष्ट्रवाद क्या है? यानी सामूहिक जो कार्यक्रम होता है, जो मान लीजिए समूह है, समूह यानी 2 या 2 से अधिक लोग मिलते हैं और वहां पर मिलने के बाद में जो लोग वहां पर होते हैं और उन लोग में क्या होता है? एकता की भावना होती है, समझे? वहीं एकता की भावना क्या कहलाती है? राष्ट्रवाद। इतिहासकारों ने इसका नाम राष्ट्रवाद रखे हैं। यानी सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में जो लोग रहते हैं वो क्या है? राष्ट्रवाद कहा जाता है। तो चलिए विद्यार्थी, आगे हम लोग समझ लेते हैं। यूरोप की क्रांति को उभारने में भी फ्रांसीसी क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान था। यानी यूरोप में जो क्रांति हुआ और उसको उभारने में, यूरोप की जो क्रांति हुआ उसको उभारने में फ्रांसीसी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। आपको 9th क्लास में ही बताए थे कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था। तो ये आपको बताना है कि फ्रांस की राज्य क्रांति कब आरंभ हुआ था, तो आपको बताना है। और आपको ये भी बताए थे कि फ्रांस की क्रांति को 3 स्टेट में बांटा गया है। पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, माध्यम वर्ग, यही 3 स्टेट थे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। और नेपोलियन का भी अहम भूमिका था और नेपोलियन भी इसमें अहम भूमिका निभाए थे। यूरोप में जो क्रांति हुआ था उसमें अहम भूमिका निभाए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जर्मनी और इटली में राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि को पार करके राजनीति रूप प्रदान किया था। यानी इटली और जर्मनी जो ऐसे देश है जो अपने परिधि को पार करके राजनीति रूप को क्या किए थे? प्रदान किए थे। और जिसे जर्मनी इटली की एकीकरण की भावना जरूर जग गई। यानी जर्मनी और इटली में एकीकरण की भावना जगने लगी। यानी एकीकरण यानी जर्मनी और इटली का बंटवारा होने में सक्षम हो पाया। मगर लोग उनके अत्याचारों के खिलाफ कदम उठाना चाहते थे। किनके खिलाफ? जर्मनी और इटली के खिलाफ कदम उठाना चाहते थे। इसी वजह से देश जैसे ब्रिटेन, रूस सभी ने मिलकर शांति की स्थापना के साथ साथ पुरातन व्यवस्था को समाप्त कर मेटरनिक युग का आरंभ कर दिए। यानी रूस और ब्रिटेन ने मिलकर क्या किए? शांति की स्थापना किए। यानी रूस और ब्रिटेन ने मिलकर क्या किए? शांति की स्थापना करने का प्रयास किए। समझे? क्यों किए? इसलिए किए क्योंकि जर्मनी और इटली के एकीकरण होना शुरू हो गया था। तो 2 ऐसे देश यानी ब्रिटेन और रूस ने सोचे कि भाई यहाँ पर शांति की स्थापना कर दिया जाए। और उसके बाद शांति की स्थापना करने के बाद में क्या किए? पुरातन व्यवस्था को समाप्त करके मेटरनिक युग का आरंभ कर दिया गया। और आपसे ये प्रश्न आता भी है कि मेटरनिक युग से आप क्या समझते हैं? तो ये आगे हम लोग समझ लेंगे कि मेटरनिक युग क्या है। कोई दिक्कत?
चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं विद्यार्थी। इसलिए फ्रांस में राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई, यानी क्या हुआ, जब मेटरनिक युग का प्रारंभ हुआ तो फ्रांस में क्या हुआ, राष्ट्रवाद की भावना जागृत होने लगा। अब आपको अभी कुछ देर पहले ही बताए थे कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद का मूल क्या है, राष्ट्रवाद यानी लोगों में एकता का वाहक होना चाहिए। तो यही इसका प्रभाव किस पर पड़ा, फ्रांस पर, और फ्रांस ने राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करना शुरू कर दिए। और आगे हम लोग समझते हैं, लेकिन जल्दी ही वो भी राष्ट्रकाल से बदल दिया गया और फ्रांस में थोड़े समय के लिए लुई 18वां को फ्रांस का राजा बना दिया है। किनको, लुई 18वां को, कहाँ पर, फ्रांस में। कोई दिक्कत, फ्रांस में लुई 18वां को क्या कर दिया गया, फ्रांस का राजा बना दिया गया। और उसने फ्रांस की बदली हुई परिस्थितियों को समझा और फ्रांसीसी जनता पर पुरातन व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किए। चलिए अब अगला टॉपिक हम लोग समझ लेते हैं, जुलाई 1830 की घटना समझ लेते हैं। ये डायरेक्ट आ जाता है कि जुलाई 1830 की घटना को वर्णन करें। समझ में ना विद्यार्थी? तो हमको आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट आ जाता है विद्यार्थी कि जुलाई 1830 की घटना को व्यक्त करें। तो हमको उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे। चलिए समझते हैं। चार्ल्स दस एक प्रतिक्रियावादी शासक थे जिसे फ्रांस में उभर रही राष्ट्रवादी तथा जनतंत्रवादी राष्ट्रीयता को दबाना चाहते थे। यानी चार्ल्स एक ऐसी प्रतिक्रियावादी शासक थे जो फ्रांस में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो रहे थे, लेकिन वहां पर दबाना चाहते थे। कोई दिक्कत, कोई समस्या? यानी फ्रांस में जो राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो रहे थे और वहां पर इस भावनाओं को दबाना चाहते थे। कौन? चार्ल्स दस ने। कोई दिक्कत? इसने कई दिक्कतें उत्पन्न करी, जैसे पोलिग्नेट को प्रधानमंत्री बनाकर उसने शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना करना चाहते थे। यानी उन्होंने एक ऐसी समस्या उत्पन्न कर दी कि पोलिग्नेट को प्रधानमंत्री बना दिए और प्रधानमंत्री बनाने के बाद में उन्होंने क्या किए, शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना कर दिए और स्थापना करना चाहते थे। और मगर उग्रवादी ने उस क्रांति के बेवजह चुनौती दे दी, जिसकी वजह से चार्ल्स दस और उदारवादियों के बीच गलतफहमी उत्पन्न हो गया। यानी चार्ल्स दस और उदारवादियों के बीच क्या हुआ, गलतफहमी उत्पन्न होने लगा। और उसके बाद चार्ल्स दस ने इस विरोध के बाद 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेशों द्वारा गला दबाने का प्रयास किए। यानी क्या हुआ, 25 जुलाई 1830 ईस्वी को क्या किए, 4 अध्यादेशों ने मिलकर गला घोटने का प्रयास किए, गला दबाने का प्रयास किए और फ्रांस में एक नई क्रांति की लहर उत्पन्न हुई। यानी कुछ अन्य देशों ने आए और उस देशों पर दबाव डालना शुरू कर दिए। तो फ्रांस में क्या हुआ, फ्रांस में एक नया क्रांति जागृत होने लगा, एक नई क्रांति की लहर शुरू हो गया। और यही लहर शुरू होना क्या कहलाता है विद्यार्थी, जुलाई 1830 की घटना कहलाती है। कोई दिक्कत? अब हम लोग कल अगले वीडियो में समझेंगे कि जुलाई 1830 की जो घटना हुआ था
और अन्य देशों पर क्या प्रभाव पड़ा। समझे? हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे यही, इनकी प्रभाव समझेंगे। 1830 की प्रभाव ये भी आ जाता है कि 1800 जुलाई 1830 की प्रभावों का वर्णन करें, जो कल आपको प्रयास करेंगे समझाने का। कोई दिक्कत? थैंक यू।